देखिए एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ, तो बायोट-सावर्त लॉ की और भी एप्लीकेशन है, 2-3 एप्लीकेशन है। इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग पहले स्टार्टिंग के एप्लीकेशन में दिखा देता हूँ आपको। स्टार्टिंग में जो एप्लीकेशन आप यहाँ पे देखोगे वो क्या है, तो पहला एप्लीकेशन आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। यहाँ पे ये सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये जो सर्कुलर लूप मैंने लिया है, इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें करंट फ्लो कराते हैं। तो मैं ये अभी पूरा का पूरा क्लोज लूप है, तो मैं इसको थोड़ा सा कट करके इसके बॉटम सरफेस से मैं यहाँ पे करंट फ्लो कराता हूँ यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो सर्कुलर लूप मैंने लिया है, इसको यहाँ पे इस तरह से कट किया मैंने और यहाँ से वायर यहाँ पे दे दी और यहाँ से इस पे करंट फ्लो करा दिया आपने। अब जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो गैप आप देख रहे हो, इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल गैप कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसकी रेडियस को आर मान लूँ, ठीक है ना, तो ये जो रेडियस है आर रेडियस का अगर ये रहा है और ये यहाँ पे इस वायर का एक छोटा सा पोर्शन मैं ले रहा हूँ, ये जो पूरा लूप है ये वायर है, इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। ये एलिमेंट्री लेंथ को डीएल मैं बोल रहा हूँ। तो इस एलिमेंट्री पोर्शन के कारण इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे, क्योंकि अगर आप इस एलिमेंट्री लेंथ पे अगर आप अपना राइट हैंड प्लेस करोगे, राइट हैंड रूल या राइट हैंड मैक्सवेल रूल या स्क्रू रूल जो भी आप बोलो, तो जो रेस्ट 4 फिंगर है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसकी ये जो रेडियस है ये आर रेडियस का सर्कुलर लूप है, ठीक है, और यहाँ पे ये आर जो है और डीएल, इस दोनों के बीच 90 डिग्री की एंगल बन रही है, क्योंकि डीएल पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो ये जो टेंजेंट होती है हमेशा सर्कल में, टेंजेंट जो होती है उसकी रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस है और ये डीएल एलिमेंट्री लेंथ है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। तो डीएल और आर के बीच एंगल बन रही है 90 डिग्री। तो डीएल परपेंडिकुलर टू आर, दैट इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज 90 डिग्री, ठीक है। अब जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, डीबी इक्वल टू, जो बायोट-सावर्त लॉ से है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और यहाँ थीटा आपको दिख रहा है 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री को अगर अप्लाई करोगे तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे साइन 90 में लिख देता हूँ 1, तो ये हो गया आई डी एल बाय आर स्क्वायर। बस इतना सा आ गया। अब लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये तो डीएल है, एक छोटा सा पोर्शन है, मुझे तो पूरे वायर के कारण, ये पूरा जो लूप यहाँ से यहाँ तक पूरा लूप है, इस पूरे लूप के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस सेंटर पे। तो जैसा मैंने बताया कि राइट हैंड रूल, राइट हैंड ये मैंने बना दिया, देख लो, ये रेस्ट 4 फिंगर, थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और रेस्ट 4 फिंगर जो है, ये आप अगर अपने हाथ को यहाँ पे प्लेस करोगे तो आपको लगेगा कि रेस्ट 4 फिंगर जो है इस तरफ, इस सेंटर पे अंदर की तरफ जा रहा है, इनटू द प्लेन है। और इनटू द प्लेन को क्रॉस से दिखाते हो, मैग्नेटिक फील्ड अगर इनटू द प्लेन हो तो क्रॉस से दिखाते हो। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया, तो ये हमें पता लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब और यहाँ पे चाहे आप राइट हैंड आप अपना इस जगह पे ले लो, चाहे राइट हैंड इस जगह पे ले लो ऊपर में, तो वहां पे भी रेस्ट 4 फिंगर जो आपकी होगी वो अंदर नीचे की तरफ आती हुई दिखेगी। तो इस तरह से यहाँ पे अगर छोटे छोटे से पोर्शन की बात करें, तो यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, तो पूरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी है सेंटर पे, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेट करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लो। म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, मतलब करंट जो आप दे रहे हो स्टेडी करंट दे रहे हो। इवन आई के साथ साथ एल आर स्क्वायर जो है, जो रेडियस है इसकी, वो भी कांस्टेंट है इस सर्कुलर लूप की रेडियस। तो आर स्क्वायर, आई बाय आर स्क्वायर को बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन किसकी करनी पड़ेगी आपको, डीएल की, क्योंकि ये डीएल छोटे छोटे से लेंथ से मिलकर ये पूरा का पूरा सर्कुलर लूप बना हुआ है। तो डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करोगे, ये एक लूप है इसलिए आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन में एक सर्कल बना दिया, लूप के लिए ये सिंबल होता है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन डीएल की जगह पे आप 2 पाई आर लगाओगे, तो यहाँ पे देख सकते हो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल की जगह पे 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड। और डीबी का इंटीग्रेशन हो गया बी। तो अब चाहो तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि म्यू नॉट बाय 4 पाई मैं रखा रहूं, तो यहाँ पे सिर्फ आर और आर कैंसिल करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए आर और आर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपके पास हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इन 2 पाई आई बाय आर।
मैंने क्यों नहीं कैंसिल किया म्यू नॉट बाय 4 पाई को, क्योंकि मुझे क्या है कि आने वाले समय में जब न्यूमेरिकल की वैल्यू मिलेगी तो न्यूमेरिकल्स की वैल्यू में ये म्यू नॉट बाय 4 पाई को मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू 10⁻⁷ प्लेस कर पाऊंगा। तो आपके पास ये वैल्यू, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा आई 2 पाई और आर को, तो इसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन तो हो गया, इसको बॉक्स में डाल दिया मैंने। लेकिन अगर सेकेंड स्टेज में मैं बात करूं कि अगर चलो मैं इस बार 2 या 4 कैंसिल कर दिया, पाई पाई भी कैंसिल कर देता हूं, पाई और पाई कैंसिल कर दूं, तब अब मेरे पास फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, तो म्यू नॉट, ऊपर म्यू नॉट बच रहा है, आई बच रहा है, तो म्यू नॉट आई और नीचे बचेगा सिर्फ 2r, तो म्यू नॉट आई बाय 2r मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप के लिए। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर यहाँ पे ये भी पूछा जाए कि मान लो आपने देखा अभी यहाँ पे ये सिंगल वायर है, एक सिंगल ही वायर है, और अगर ऐसे से बहुत सारे वायर हो, n नंबर ऑफ टर्न्स हो वायर के लिए, तो आप क्या करोगे, तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर आप n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, P = n म्यू नॉट आई बाय 2r, ये लिखोगे। बहुत सारे बुक में इस n को, जो आप यहाँ पे n लिखा है स्मॉल n, उसको n कैपिटल N से लिखते हैं, तो वो फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाय आर होगा। ये कोई बात नहीं, ये तो आपके लिखने पे डिपेंड करता है। और बहुत सारा बुक r जो रेडियस में ले रहा हूँ उसको आप ये a भी मानता है, तो म्यू नॉट आई बाय 2a भी आप लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे जैसे भी आप लो, रेडियस को a ले लो, स्मॉल n की जगह पे कैपिटल N ले लो, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वही होने चाहिए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। ये मान लो एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, इस सर्कुलर लूप में आपको क्या देखना है, नॉर्मली फॉर्मूला तो आप लगा सकते हो कि भाई सर्कुलर लूप के लिए जो फॉर्मूला हमने निकाला है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद पहले इसको सॉल्व करेंगे। मान लो यहाँ पे ये सर्कल में करंट आपने दिया है इस तरफ से, और दूसरी तरफ वायर को पूरा कवर करता हुआ दूसरी तरफ निकल रहा है, और ये यहाँ पे जो पोर्शन मैंने बनाया है ये पूरा सर्कल नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री का पार्ट का सर्कल जो है ये मैंने बाहर निकाल रखा है, ये पोर्शन को मैंने बाहर निकाल दिया है। अब इस पे आप करंट फ्लो करा रहे हो, करंट फ्लो कराने के बाद इसकी सेंटर O है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, जितना करंट का जा रहा है उतना ही करंट यहाँ से व्हाइट वाला जो है वो पोर्शन बता रहा है वायर का, तो 10 एम्पियर इससे बाहर निकल रहा है, और रेडियस जो दी हुई है वो 3 सेंटीमीटर की दी हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देख सकते हो, वायर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O, गिवन रेडियस ऑफ द कॉइल इज 3 सेंटीमीटर। पता है कि 3/4 पोर्शन से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, पूरे की मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे कितनी होनी चाहिए वो निकल जाएगी इस केस में। और उसी तरह से वायर को हाफ कर दिया जाए, आधी वायर से करंट फ्लो कराई जाए, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको हाफ करके उसकी फील्ड निकालनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, है ना। सर समझ नहीं आया ये क्या। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो 3/4 पोर्शन है, ठीक है, 3/4 पोर्शन के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ गई। अगर वायर आधी यस हो जाए, मतलब आधी, सिर्फ 180 डिग्री वाला, यस सर, फिर 1/2। 1/2 बिल्कुल, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि अगर आधी वायर हो तो हाफ करके आप पूरी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो ये आपके पास निकला है B = म्यू नॉट आई बाय 2r, इसको हाफ कर दोगे, तो दैट मीन्स इसका 1/म्यू नॉट आई बाय 4r आप लिखोगे, तो और ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाफ वायर के लिए आपके पास जो इसमें एंगल बन रही होगी 180 डिग्री, अभी यहाँ पे 90 बन रही है, तो 180 वाले केस की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द उस सेमी सर्कुलर लूप के लिए निकल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके लिए हमें निकालना है। तो मान लो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक वायर ले लो आप, ठीक है, ये वायर का एक एंड X है और दूसरा एंड आप Y ले लो, ठीक है, और वायर से कुछ डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप जो एक पॉइंट P ले लो जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल रहे हो वो पॉइंट आप Q ले लो। 1 मिनट, ये एक एलिमेंट्री लेंथ जो आपने लिया है इसको आप लिखो DL, इसको हमने लिखा DL, ये इस वायर की एलिमेंट्री लेंथ है, और ये जो एलिमेंट्री लेंथ है ये कितने की एंगल बना रहा है वो देख लो आप, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, P पॉइंट पे, इसके साथ ये कितना का एंगल बना रहा है, ये इसके साथ एंगल बना रहा है आपका
थीटा का। अब ये वाला जो पार्ट है इसके बारे में एक बात क्लियर बता दूं, ये वाला पोर्शन है आर पोर्शन, जिसमें आपने देखा था, अभी हमने बात भी की थी ऊपर में बायोट-सावर्ट लॉ में, बायोट-सावर्ट लॉ में भी आर ही था जिसके साथ वो एंगल बना रहा था। और इवन अपने प्रीवियस वाले में भी हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा यहाँ पे, ये देखो आप, एंगल जो डीएल जो एंगल बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है, वो आर के साथ ही बना रहा है। तो डीएल हमेशा एंगल बनाएगा आर के साथ। तो यहाँ पे भी डीएल जो मैंने एलिमेंट्री लेंथ लिया हुआ है, ये एंगल बना रहा है आर के साथ, थीटा एंगल बना रहा है। अब वायर की जो लेंथ है, ये जो जहां से जिसके साथ एंगल बना रहे हैं उस पॉइंट को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ये पॉइंट है हमारा ओ, ठीक है, ये ओ पॉइंट है। और जहाँ पे जो मैं बता रहा था कि जो पूरी वायर की लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, तो एक्स से वाई तक है, तो एक्स से वाई तक की एंगल जो बनेगी वो क्या बनेगी, उससे पहले आप यहाँ पे दिखा दो कि ये पी पॉइंट पे जो एंगल बन रही है, ये पी पॉइंट पे जो डीएल एंगल बना रहा है डीएल के साथ, ये बन रहा है मान लो फाई, ठीक है ना, इसको फाई एंगल मान लिया मैंने। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो एक्स और वाई एंड से जो वायर की पूरी कवर हो रही है, कितना एंगल बना रहा है एक्स, पी पॉइंट एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा और पी पॉइंट वाई के साथ कितना एंगल। यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो एंगल बना रहा है नीचे वाला इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाला एंगल बन रहा है आपका फाई 1 का। और उसी तरह से पी पॉइंट जो है रेस्ट ऊपर वाले वायर जो ऊपर जा रही है क्यू पॉइंट से ऊपर की तरफ, इसके साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है फाई 2 का। तो दोनों एंगल मैंने यहाँ पे फाई 1 और फाई 2 मैंने दिखा दिया है, ठीक है। करंट आपको पता ही है, करंट आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और साथ ही साथ एक चीज और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो लेंथ है ना, जो क्यू से लेके ओ तक की जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं पूरा लेंथ, अभी छोटा सा लेंथ तो आपने डीएल लिया हुआ है, इस पूरे लेंथ को इसको मैं एल लिख देता हूँ, ये आपका एल लेंथ है। इस पूरे कैलकुलेशन में मुझे ये देखना है कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा की वैल्यू फाई के टर्म में मुझे चाहिए, एक बात। दूसरी बात मुझे और क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, ठीक है। दूसरा डीएल चाहिए होगा मुझे, ठीक है, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है, तो और एक आर चाहिए। 3 अननोन टर्म्स है मेरे पास, अगर इस टाइम 3 अननोन टर्म को मैं ले लूं तो बायोट-सावर्ट लॉ में आपके पास फायदा क्या होगा, डीबी जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपको उसको अप्लाई करना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस ये चीज आपको यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो समझ लो कि बात बन जाएगी, ठीक है। एक बार जरा आप इसको अटेम्प्ट करो। यहाँ पे जैसे आपके पास आपको क्या चाहिए, साइन थीटा है ना, तो मैं पहले निकाल रहा हूँ, देखो साइन थीटा, इसमें पहले मैं साइन थीटा निकालता हूँ। तो साइन थीटा, अगर मैं ये डिस्टेंस यहाँ से क्यू से पी तक के डिस्टेंस को मैं ए ले लूँ कि भाई ये ए है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहाँ से वायर पास हो रही है वहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए, और ये आर है। तो अगर इस ट्रायंगल में बात करें, देखो ओ पी और क्यू, ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल ओ पी और क्यू, इस ट्रायंगल में मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया ए अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, तो ए बाय आर हो गया। उसी तरह से मैं बोलूं इसी ट्रायंगल में आप कॉस फाई निकालो, कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका अभी भी इसके फाई के बेसिस पे, बेस तो आपका अभी भी यही है ना, ये वाला, ये बेस है, मतलब क्यूपी बेस है फाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ए, और अभी भी हाइपोटेनियस आपका क्या है, हाइपोटेनियस ये है ओपी जो कि आर है। तो अभी फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, ए अपॉन आर। तो यहाँ पे फिर से आपके पास वही चीज आ गई, ए अपॉन में आर। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि साइन थीटा को, जैसे मैंने बोला कि कॉस फाई के टर्म में लिखना है, फाई के टर्म में लिखना है, तो साइन थीटा को आप कॉस फाई लिख सकते हो। दूसरी चीज मैं ये चाह रहा था कि आप यहाँ पे क्या करो कि आर की वैल्यू निकालो। तो आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो आर की वैल्यू आप यहाँ से निकालो ना, क्या दिक्कत है, ये देखो ये आर की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ए अपॉन कॉस फाई, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप ये कह सकते हो आर इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई को आप 1 बाय कॉस फाई को सेक फाई लिख सकते हो, तो ए सेक फाई,
ए सेक फाई, ये आ जाएगा। तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, बॉक्स में ले लेते हैं। अब बॉक्स में इसको भी ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो आपके पास दो टर्म्स आ गया ना, एक तो साइन थीटा को आप कॉस फाई के टर्म में लिखोगे, तो आपने साइन थीटा निकाल लिया। दूसरे में आपने आर भी निकाल लिया, ठीक है। अब बच गया आपके पास डीएल। तो डीएल, यहाँ पे डीएल छोटा सा पोर्शन आपके पास दिया हुआ है डीएल। अब इस डीएल का क्या करोगे आप, तो इसी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल देखो, ये सेम ट्रायंगल, अभी किसी दूसरे ट्रायंगल पे नहीं काम कर रहा मैं, ओपीक्यू पे काम कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल ओपीक्यू में, इसी में मैं क्या करता हूँ, tan फाई निकालते हैं हम लोग। tan फाई इक्वल टू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर, फाई ये है तो इसके सामने का ये वाला परपेंडिकुलर होगा, जो कि एल दिया हुआ है मेरे पास। तो एल अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा एल बाय ए। तो ये हो जाएगा ए, ये हो गया एल इक्वल टू ए tan फाई, ठीक है ना। ये सब निकाल लिया मैंने, ए tan फाई। तो दैट मीन्स एल भी निकल गया। तो अभी लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे एल नहीं, मुझे डीएल चाहिए। तो डीएल निकालोगे कैसे, तो डिफरेंशिएशन कर लो आप फाई के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको लिखोगे डीएल इक्वल टू ए, और tan फाई का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो इस तरह से आपके पास सारी चीज़ों का आपने वैल्यू निकाल लिया, डीएल भी आपने निकाल लिया। अब सब चीज़ आपके पास आ गया है। अब आप उसको बायोट-सावर्ट लॉ में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हो गया। तो अब आप आई ले लो, डीएल की वैल्यू जो आपने निकाली थी, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। डीएल और साइन थीटा सबकी, डीएल की वैल्यू देखो आपने यहाँ पे निकाला है, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा का कॉस फाई। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ए सेक स्क्वायर डी फाई, और इनटू साइन थीटा का हो गया आपका कॉस फाई, अपॉन में आर स्क्वायर की जगह पे आप देखो यहाँ पे क्या देख सकते हो, तो आर जो है, आर इक्वल टू ए सेक फाई। तो आर इक्वल टू ए सेक फाई मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ठीक है ना, ऐसा ही होगा। तो यस सर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कैंसिल कर लेते हैं जो जो कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे आप अगर कैंसिल करते हो तो आपके पास देखो एक ए कैंसिल हो रहा है ऊपर और नीचे में, नीचे एक ए आपके पास बच रहा है, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब जो रेस्ट पार्ट आपके पास बच रहा है वो उसको मैं लिख देता हूँ। तो ये आपके पास बच रहा है डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन ए और कॉस फाई। लेकिन यहाँ पे अभी डी फाई मैंने कैंसिल नहीं होना है, डी फाई है आपके पास, तो डी फाई। देखिए ये जो निकला है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड निकला है इस पॉइंट पे, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकला है। ये क्रॉस से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनवर्ड होगा। अभी भी यहाँ पे अगर आप थंब यहाँ पे प्लेस करोगे तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जरूर होगी, और रेस्ट 4 फिंगर की जो डायरेक्शन होगी वो अभी भी अंदर की तरफ होगी, राइट। तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो है वो इनवर्ड ही होगा। तो चलिए यहाँ पे अब हमें तो निकालना है पूरे वायर के कारण ना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन के कारण तो नहीं, पूरे वायर के कारण चाहिए आपको। तो पूरे वायर के कारण आपको अच्छे से पता है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, जो कांस्टेंट है उसको तो हमेशा की तरह आप बाहर निकालते हो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका करोगे आप, कॉस फाई डी फाई का करोगे। तो इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई, और इंटीग्रेशन अब देखनी भी तो होगी कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है। नीचे देखो, नीचे में जो एंगल बन रहा है, जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स पॉइंट को टच कर रहा है, वो एंगल बना रहा है फाई 1, और ऊपर में जो ये क्यू पॉइंट से ऊपर का जो पोर्शन है वो बना रहा है फाई 2 का। तो फाई 1 नीचे में फाई 1 जो कि माइनस ले लिया मैंने, ऊपर में फाई 2 जो कि प्लस ले लिया मैंने। यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करोगे तो जो वायर आपने लिया हुआ है उस पूरे वायर का आपका इंटीग्रेट करके होल वायर की मैग्नेटिक फील्ड आपको उस पॉइंट पे मिल जाएगी। तो डीबी को इंटीग्रेट किया, बी आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई ले लिया आपने, आई बाय ए ले लिया, है ना, ये सब चीज ले लिया आपने। कॉस फाई का इंटीग्रेशन करोगे
तो cos फाई का इंडिकेशन मुझे तो लगता है sin फाई, पता नहीं आप देख लो, मुझे ये बता देना सही किया या गलत किया। ये हो गया फाई 1 और ये हो गया फाई 2, ठीक है ना। cos फाई का sin फाई ही होता है क्या? यस सर। तब तो मैं ठीक हूँ यहाँ पे। अब मैं मूव करता हूँ आगे की तरफ और इंटीग्रेशन हमने कर लिया है, तो अब लिमिट रखने की बकी जरूरत है, क्योंकि ये ऊपर वाला अपर लिमिट नीचे वाला लोअर लिमिट माना जाएगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, और ये साइन फाई लिमिट रखो, अपर लिमिट पहले रखना होता है, तो साइन फाई 2 रखना होगा पहले, ये एक अपर लिमिट पहले, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, तो साइन फाई 1 मतलब माइनस फाई 1 रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये लोअर लिमिट हो गई। और जहां तक आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पे भी साइन माइनस फाई 1 जो है वो माइनस साइन फाई 1 होगा, तो माइनस साइन फाई 1 होगा, तो आप यहाँ पे b इक्वल टू क्या लिखोगे? b इक्वल टू आप लिखोगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन ए, और अभी मैं यहाँ पे साइन फाई 2 माइनस तो है ही, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन फाई 1, ठीक है ना। और ये माइनस दोनों माइनस होके हो जाएगा प्लस, तो B इक्वल टू आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए उस पॉइंट P पे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, और यहाँ पे साइन फाई, अब अरेंज कर लें तो साइन फाई 1 को मैं पहले लिख सकता हूँ क्योंकि प्लस में आ चुका है, और साइन फाई 2 उसके बाद आप लिख सकते हो। तो ये इस तरह का आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको मैं बॉक्स में ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स में ले लेते हैं, देखने में अच्छा सा लगेगा, प्यारा सा लगेगा। ये देखो, ये आपका मेन इक्वेशन जो है ना, ये मेन इक्वेशन है। अब इसमें आप स्पेशल केस भी ले सकते हो, स्पेशल केस अगर आप चाहोगे तो मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे स्पेशल केस क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, स्पेशल केस अगर मैं बात करूं तो स्पेशल केस फर्स्ट, अगर मैं स्पेशल केस फर्स्ट में बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं, आप देखोगे ध्यान से। मैं चाहता हूं कि भाई जो फाई है ना, फाई 1 और फाई 2 जो आपने लिया है ना, फाई 1 जो आपने लिया है ये फाई 2 के इक्वल कर देता हूं मैं, और इसको मैं 90 डिग्री मान रहा हूं। अब देखना, बड़े मजेदार वाला यहाँ पे काम होने वाला है। अगर मैं 90 डिग्री मान रहा हूँ तो कुछ बड़ा जबरदस्त होगा। वो कैसे होगा? वो डायग्राम में होगा। ये डायग्राम में आते हैं। डायग्राम में आपने क्या लिया, आपने बोला कि ये देखो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है ना, फाई 1 जो बन रहा था, ये कितना बन रहा था? ये फाई 1 एंगल बन रहा था। अगर ये फाई 1 90 डिग्री होगा तो आप इस फाई 1 को पकड़ के इस तरफ ऐसा घुमा के लेके जाओगे, यहाँ पे लाके छोड़ोगे और यहाँ पे बोलोगे कि देखो जी ये बन गया आपका 90 डिग्री, है ना। तो ये कब होगा? जब ये एंगल जो आपकी बढ़ रही है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो एंगल बढ़ती चली जाएगी, एंगल बढ़ती चली जाएगी, मतलब यहाँ से जो आपने ऐसा उठाया, ये एंगल बढ़ती जा रही है, वायर का लेंथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, मतलब वायर कहाँ पे चली जाएगी? वायर इनफाइनाइट पे चली जाएगी, तब ये 90 डिग्री आपको मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं फाई 2 की भी बात कर लूँ कि फाई 2 90 डिग्री हो रहा है, तो आप देखो फाई 2 में भी वही काम करना पड़ेगा आपको कि अभी आपने फाई 2 मतलब ये एक एंगल को कंसीडर किया हुआ है, और जब ये एंगल बढ़ती जाएगी इस तरह से, तो ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे आके रुक जाएगा। तब आप कहोगे कि जी बिल्कुल अब ये 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब 90 मतलब इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए, ये जो एक्स वाई वायर हमने कंसीडर किया हुआ है ना, ये एक्स वाई वायर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की बात हो जाएगी। तो बहुत बार क्वेश्चन में आपके पास होता है, आता है डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चन में आ जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए आपको, इसका मतलब आपके पास कंडीशन ये रहेगा कि फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो ऊपर का जो इक्वेशन आप देख रहे हो ना, अगर इसमें आप 90 डिग्री अप्लाई करते हो तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा, चूंकि देखो ये साइन 91 होगा, ये भी इसकी वैल्यू साइन 91 होगी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 हो गया तो यहाँ पे आपके पास b इक्वल टू जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू 2, ठीक है, और 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, ये इसका फॉर्मूला आपके पास आपको मिल जाएगा।
तो ऐसे ही फॉर्मूले को छोटा सा फॉर्मूला हो गया। अब इसको अप्लाई करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि ये कंडीशन यहाँ पे आप सिर्फ लिखोगे, ये कंडीशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए कंडीशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना, चेक कर सकते हो। या आप यहाँ पे स्पेशल केस 2 ले रहे हो तो आप एक काम करो, यहाँ पे φ1 जो है, एक बार मैं φ1 को आपको यहाँ पे मान के बताता हूँ कि ये 90 डिग्री आप ले लो, लेकिन अभी φ2 को जो है ना वो 0 रख लो। मतलब φ2 में आप ऊपर जाओ ही नहीं, ऊपर जाओ नहीं, मतलब कहने का मतलब मेरा जो वायर है ना, ये जो वायर आपने लिया हुआ है, तो उसमें क्या करो आप, जो φ2 आप कंसीडर कर रहे हो, ये जो एंगल बन रही है यहाँ से यहाँ तक कि ये φ2 ऐसे बन रही है, ये नहीं बनाएंगे, यहाँ पे इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो ऊपर नहीं जा रहा, Q से ऊपर, मतलब Q से ऊपर Y तक नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो ऊपर का मामला ही खत्म है। तो सिर्फ नीचे का है, नीचे का जो आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो नीचे में इनफाइनाइट जाएगा, ऊपर में इनफाइनाइट जाने का कोई कंडीशन नहीं बन रहा हमारा। तो ठीक है, नहीं है तो अब क्या, डायग्राम से तो हमें समझ में आ गया जब ऊपर नहीं बन रहा तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसमें आप अप्लाई करके देखो, जो आपका बायोट-सावर्ट लॉ है, ये रहा आपका बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला। तो ऐसे केस में बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला जो B इक्वल टू आप यहाँ पे अप्लाई करोगे वो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A, और φ1 90 डिग्री, मतलब ये अगर 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, ये 0 डिग्री हो गया, साइन 0 डिग्री 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिर्फ 1 हो गया ना। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A, मतलब यही फॉर्मूला रह गया, और तो कुछ इसमें फॉर्मूला है नहीं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका सेकंड कंडीशन का स्पेशल केस। स्पेशल केस 3 में आप क्या कर लो, आप ऐसा मान लो कि जो φ1 है वो φ2 के इक्वल है, और दोनों जो हैं वो φ के इक्वल है, मतलब सारा एंगल यहाँ पे इक्वल है। तो सारा एंगल अगर आपका इक्वल होगा तो साइन फाई जो आप लोगे ना, साइन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसका मतलब एंगल इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, बात समझना। अगर आपने एंगल इक्वल कर दिया तो इसका मतलब ये साफ सी बात है कि जितना नीचे है, जितना पोर्शन, अगर ये फाई बना रहा है, नीचे जितना फाई बना रही है, तो जितना डिस्टेंस नीचे है सेम उतना डिस्टेंस वायर का ऊपर होगा, सेम इक्वल डिस्टेंस होगा। मतलब वायर को आप इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड समझ लो कि आधा पार्ट्स ये वायर का नीचे रहा होगा, L बाय 2, अगर पूरी लेंथ हम L लेते हैं तो आधा पार्ट ऊपर रहा होगा, तो मतलब L बाय 2 में वायर डिवाइड होगा, राइट। तो अगर L बाय 2 में वायर डिवाइड है, आप इसको ऐसा ले लो, यहाँ पे मान लो कि ये वाला पोर्शन L बाय 2 है और ये वाला पोर्शन भी L बाय 2 है, और ये एंगल पूरा का पूरा यहाँ पे फाई बन रहा है और ऊपर वाला भी फाई ही एंगल बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो अगर मैं साइन फाई की बात करूँ, साइन फाई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ से यहाँ तक का L बाय 2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये वाला होगा, ये हाइपोटेनियस जो होगा ये कितने का होगा, तो ये आपका L बाय 2 है, तो हाइपोटेनियस आपका पता है कितने का होगा, ये A का स्क्वायर प्लस L बाय 2 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट पाइथागोरस लॉ से, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो पाइथागोरस लॉ से ये वाला हो जाएगा। तो वही साइन फाई मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको बताना चाहूंगा कि ये साइन फाई इक्वल टू L बाय 2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितने का आ रहा है, तो वो हाइपोटेनियस आपको दिखा दूं, जो मैंने अभी वैल्यू निकाली है हाइपोटेनियस की, वो है आपकी अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस L बाय 2 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका L बाय 2 अपॉन एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके L स्क्वायर बाय 4 आएगा, और ये हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर में जो ये L बाय 2 यहाँ पे बच रहा था, ये 4 हो जाएगा L बाय 4 इस तरह से, तो ये ऊपर में जो बचेगा ना, ऊपर वाला बचेगा आपका, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, और यहाँ पे जो ऊपर में बचेगा सिर्फ L बचेगा आपके पास। आप कैलकुलेट करके वहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जी हाँ, कि सिर्फ यहाँ पे L बच रहा है, ठीक है ना। ये आपके पास यहाँ पे सिर्फ L बचेगा, नीचे वाला पार्ट अभी भी अंडर रूट में है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब B की वैल्यू में इसको आप अप्लाई कर दो, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन फाई
प्लस साइन फाई, क्योंकि एंगल जो है दोनों अभी सेम है आपके पास, साइन फाई प्लस साइन फाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 2 साइन फाई हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा 2 साइन फाई हो जाएगा। तो 2 तो है ही आपके पास, साइन फाई की वैल्यू आपने निकाली ही है, तो 2l और ये हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर अप प्लस l स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और ये सब आप उसको कंटिन्यू कर रखो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, इसको कंटिन्यू रखो, इसको भी कंटिन्यू रखो, यहाँ पे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा 4 कैंसिल कर दिया आपने। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है dv इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई एल अपॉन में 2 पाई a अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी इस कंडीशन के लिए जब दोनों को मतलब वायर जो है हाफली डिवाइड हो, पार्ट में हाफ हाफ डिवाइड हो, तब उस केस के लिए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए वो आई थी P इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a की। तो इससे आपको ये पता लग गया कि जो B है मैग्नेटिक फील्ड जो है, दिस वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके थे, A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो मैक्सवेल कॉर्क रूल बोलो या फिर आप जो स्क्रू रूल बोलो, जो भी बोलो आप, उसके हिसाब से अगर आपको बोला जाए कि जी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो अब देखो आप कैसे ग्राफ इसका ड्रॉ होगा। B और A का ग्राफ जो ड्रॉ करना होगा वो कुछ इस तरह का होगा। एक तरफ आप इसमें यहाँ पे B ले लो, इस तरफ y एक्सिस में B ले लो और x एक्सिस में आप A ले लो। ठीक है, A जो है ये किसको बताएगा, A आपका डिस्टेंस बता रहा है, जो उस वायर से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे थे वो डिस्टेंस को A बता रहा है, और B जो बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। तो इसके बीच का जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि जैसे जैसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जैसे जैसे आपकी B रिड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करेगी, वैसे वैसे मतलब इसका जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज करती चली जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ आता है, बहुत बार कॉम्पिटिशन में भी ये ग्राफ पूछा जाता है, तो आप आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हो।